ये घटना दो पहलुओं से जुड़ी थी। एक तरफ सोनू था, जो अपनी प्रेमिका मधु के साथ बिताए निजी पलों के वीडियो का सहारा लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लगातार हो रहे इस दबाव से मधु भीतर ही भीतर टूट रही थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बेवफाई और स्वार्थ से भरे ऐसे रिश्तों के लिए उसका ये कदम एक सबक बन गया। दूसरी तरफ पुलिस की रोजमर्रा की जिम्मेदारियां चल रही थीं। कोरोना कर्फ्यू के कारण सख्त चेकिंग हो रही थी और पुलिस अधिकारी अपने काम में लगे थे। तभी थाना खितौली के प्रभारी जोगुद्दीन मसराम के फोन पर बार बार एक अनजान कॉल आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद कोई बड़ी परेशानी में है। उन्होंने अपनी चल रही बातचीत रोककर वो कॉल उठाई, क्योंकि पुलिस के लिए हर मदद की पुकार अहम होती है। फोन पर घबराई हुई आवाज ने खबर दी कि जंगल में एक लाश पड़ी है। ये सुनकर टीआई चौकन्ने हो गए और तुरंत पूरी जानकारी मांगने लगे। कॉल करने वाले ने बताया कि ये हरगढ़ जंगल की बात है। खबर की गंभीरता को समझते हुए टीआई ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत सूचना दी। वरिष्ठ अधिकारी ने हालात का आकलन किया, कोरोना कर्फ्यू की चेकिंग किसी और को सौंपने का निर्देश दिया और टीआई को क्राइम जांच टीम के साथ मौके पर निकलने को कहा। उन्हें साफ हिदायत दी कि दिन रहते वहां पहुंचना जरूरी है, साथ में कैमरा, फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस भी ले जानी है। सबसे अहम बात, कोरोना सुरक्षा किट पहनना जरूरी था, क्योंकि मरने वाले की मौत का कारण अज्ञात था। कॉल फिर से जोड़ते हुए टीआई ने उस व्यक्ति से नाम और पहचान पूछी। उसने बताया कि उसका नाम नारायण पटेल है और वो सिहोरा थाने के अंतर्गत गुर्जी गांव का रहने वाला है। उसने आगे कहा कि उसके पिता प्रेमनारायण पटेल के फोन पर खबर आई थी कि पान उमरिया रोड किनारे मोटरसाइकिल पड़ी है और पास ही से सड़ी हुई लाश की दुर्गंध आ रही है। ये सब सुनकर टीआई ने निर्णय लिया और नारायण पटेल को आश्वस्त करते हुए कहा कि वो हरगढ़ जंगल पहुंचे, वे भी टीम के साथ 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। नारायण का मन भय और बेचैनी से भरा हुआ था। उसका छोटा भाई सोनू कई दिनों से गायब था और अब जंगल से मिली लाश की खबर ने उसकी चिंता और बढ़ाती थी। 24 मई की दोपहर करीब 1:15 बजे पुलिस को सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ 3:30 बजे हरगढ़ जंगल पहुंचे। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। घनी झाड़ियों और पगडंडी से होते हुए वे महुए के पेड़ के पास पहुंचे, जहां से तेज दुर्गंध आ रही थी। सभी पुलिसकर्मी कोरोना सुरक्षा किट पहने हुए थे। एक कांस्टेबल पास में गिरी मोटरसाइकिल की जांच करने लगा, जबकि बाकी अधिकारी सड़ी गली लाश का मुआयना करने लगे। शव के पास से 2 रस्सियां, नीला लोअर, टी-शर्ट, बनियान, चमड़े के चप्पलें और 2 मास्क बरामद किए गए। सब सामान और लाश सूखी पत्तियों में दबे थे। चारों ओर कीड़े मकोड़ों की भरमार थी, जो मौत की पुष्टि कर रही थीं। थोड़ी देर बाद नारायण भी वहां पहुंचा। उसने मोटरसाइकिल को देखते ही पहचान लिया। नंबर प्लेट आगे से गायब थी और पीछे से टूटी हुई थी। जांच में टूटी हुई प्लेट वहीं से बरामद हुई, जिसे पहचानकर उसने अपनी मोटरसाइकिल का बताया। बरामद सामान को सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया गया। जब सड़ी गली लाश के ऊपर से सूखे पत्ते हटाए गए तो दुर्गंध और भी तेज हो गई। शव की हालत बेहद खराब थी। चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था। कुछ जगहों पर मांस गलकर हड्डियां बाहर दिख रही थीं। खून काला पड़ चुका था और आंखों के निशान तक मिट चुके थे। ऐसा प्रतीत होता था कि चेहरा बुरी तरह कुचला गया था। पास ही 15 किलो के करीब एक बड़ा पत्थर पड़ा था, जिस पर मिट्टी और खून के निशान थे। जांच दल ने अंदाजा लगाया कि इसी पत्थर से वार किया गया होगा। हालत खराब होने के बावजूद शव की पहचान संभव हुई। नारायण ने कपड़ों और चप्पलों के आधार पर उसे अपने भाई सोनू के रूप में पहचाना। कपड़े वही थे जो हाल ही में एक शादी में मिले थे। उन पर हल्दी के दाग और स्वास्तिक का निशान अभी भी मौजूद था, जिसे नारायण ने खुद 1 सप्ताह पहले लगाया था। यही सबसे बड़ा सबूत बना। कुछ देर बाद जबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सिहोरा के एसडीपीओ और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गए। सभी बरामद सामान और नमूने सुरक्षित कर भोपाल स्थित मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भेजने का आदेश दिया गया। शव को बेहद सावधानी से सील पैक कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया।
टीआई मसराम घटनास्थल से लौटकर नारायण को साथ लेकर थाने पहुंचे और वहीं पर सोनू के परिवार वालों को भी बुला लिया गया। शाम करीब 7 बजे सोनू के पिता और उसकी पत्नी गायत्री से पूछताछ की गई। शुरुआती जांच की रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई के लिए फाइल बनाई गई। इस फाइल में सोनू की गुमशुदगी की शिकायत भी शामिल की गई, जिसकी जांच पहले से ही जबलपुर जिले के एसपी के निर्देश पर चल रही थी। गुमशुदगी की शिकायत 17 मई 2021 को सोनू के बड़े भाई नारायण ने दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि 16 मई की सुबह करीब 10 बजे सोनू घर से निकला था। उसने अपनी नई नवेली पत्नी का मोबाइल ठीक कराने के लिए सिहोरा जाने की बात कही थी, लेकिन वो देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया, पर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। सोनू की शादी 4 दिन पहले ही 12 मई 2021 को कटनी जिले के बहोरी बंद थाना क्षेत्र के बासन गांव की गायत्री से हुई थी। पुलिस ने जब गायत्री से पूछताछ की तो उसने बताया कि पति के देर शाम तक घर न लौटने पर उसने उसके मोबाइल पर कॉल की थी, लेकिन फोन लगातार आउट ऑफ कवरेज मिल रहा था। गायत्री को विश्वास था कि सोनू रात तक घर लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंतजार लंबा होता गया और मन शंका और डर से भरता चला गया। अगले दिन उसने ही नारायण को थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा। बरामद लाश की जांच और तहकीकात से यह साफ हो चुका था कि शव सोनू का ही है। अब सबसे अहम सवाल उसकी मौत को लेकर था। शुरुआती हालात हत्या की ओर इशारा कर रहे थे, पर यह जानना बाकी था कि यह हत्या क्यों और कैसे हुई। साथ ही अपराधी को जल्द से जल्द पकड़कर न्याय दिलाना भी पुलिस के सामने बड़ी जिम्मेदारी थी। करीब 10 दिन बाद भोपाल के मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट से रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। सोनू की लाश के गले में जूट की पतली रस्सी गहराई तक धसी हुई थी। इसी आधार पर पहले इसे आत्महत्या का मामला मान लिया गया था, लेकिन रिपोर्ट ने और सच्चाई उजागर की। उसके दोनों हाथों की कलाइयों और पैरों के घुटनों के ऊपर बांधने के निशान मिले थे। ये निशान साफ कर रहे थे कि सोनू को रस्सियों से बांधा गया था। ये तथ्य हत्या की पुष्टि कर रहे थे, लेकिन एक नई उलझन भी खड़ी कर रहे थे। सवाल ये था कि क्या अकेला व्यक्ति इतने तगड़े और जवान इंसान के हाथ पैर बांधकर उसकी रस्सी से गला घोट सकता था? आखिर ये सब कैसे हुआ होगा, यही पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी पहेली थी। 10 जून को यह मामला औपचारिक रूप से खितौला थाने में दर्ज किया गया। सिहोरा तहसील के एसडीपीओ श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और जांच को अपने हाथ में लिया। सबसे पहले सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई गई। इसमें साफ हुआ कि 16 मई को घर से निकलने के बाद सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच उसने सिर्फ एक ही लड़की मधु पटेल से 4-5 बार बातचीत की थी। इसके अलावा उस दिन किसी और से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हो चुका था कि सोनू की मौत उसी दिन दोपहर 2:32 पर हो चुकी थी। ऐसे में मोबाइल डिटेल्स ने पुलिस को एक महत्वपूर्ण दिशा दी। इसके बाद नारायण और गायत्री से अलग अलग पूछताछ की गई। नारायण ने बताया कि मधु उसकी बहन की ननद है, उम्र करीब 20 साल, अविवाहित और फिलहाल अपने माता पिता व भाई बहनों के साथ मड़ही गांव में रहती है। गायत्री ने पूछताछ में और भी अहम बात कही। उसने बताया कि उसके पति सोनू और मधु के बीच प्रेम संबंध थे। हालांकि शादी के बाद सोनू ने कहा था कि ये संबंध अब खत्म हो चुके हैं और मधु की शादी भी कहीं और तय कर दी गई है। यही जानकारी पुलिस के लिए आगे की जांच में एक मजबूत कड़ी साबित हुई। पुलिस लगातार गायत्री से पूछताछ कर रही थी। सवालों की बौछार ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। अधिकारियों को लग रहा था कि वो कुछ छिपा रही है, लेकिन लंबे समय तक अपनी पीड़ा दबा पाना उसके लिए संभव नहीं रहा। आखिरकार उसने अपना दर्द जताया। उसकी दुनिया कुछ ही दिनों में उजड़ गई थी। शादी के 4 दिन बाद ही पति की मौत ने उसका जीवन अंधेरे में ढकेल दिया था। ऊपर से मायके और ससुराल दोनों ओर से ताने और आरोप झेलने पड़े। घर के लोग उसे अपशकुन और कुलच्छिणी कहकर दोषी ठहराने लगे। कुछ ने तो यहां तक कहा कि वो पति की हत्या में शामिल है। उसने बताया कि केवल उसने अपने पति से मोबाइल ठीक करवाने की जिद की थी और अब उसी बात को लेकर सभी उंगलियां उसी पर उठ रही थीं। वो गहरे दुख और बेबसी में थी। उसने पुलिस से कहा कि उसकी भावनाओं और दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। गायत्री के मन में गहरा बोझ था। पति की मौत के बाद उसका दुख तो था ही, लेकिन साथ ही एक ऐसा राज भी उसे भीतर से खा रहा था जिसे उसने अब तक दबा रखा था।
ये वही राज था जो सोनू ने खुद उसके सामने उजागर किया था और जिसकी वजह से शादी के दूसरे ही दिन दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया था। गायत्री ने सोनू से मधु के बारे में सवाल किया था। ये सवाल उसके मन में मधु के व्यवहार से उठा था, क्योंकि शादी के तुरंत बाद मधु उससे मिलने आई थी और बेहद आक्रामक तेवर में पेश आई थी। उसने सीधे सीधे ये कह दिया था कि वो सोनू से प्रेम करती है और अब उसकी शादी किसी और से होना उसके लिए विश्वासघात है। मधु ने सोनू को धोखेबाज कहा और गायत्री को भी अपना दुश्मन मान लिया। उसका कहना था कि सोनू ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन अचानक किसी और से शादी करके उसे ठगा है। मधु ने यहां तक जताया कि इस विवाह ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। शादी के दूसरे ही दिन ये सारा मामला सामने आ जाने से सोनू और गायत्री के बीच कड़वाहट पैदा हो गई। गायत्री ने सोनू को बताया कि मधु ने किस तरह अपशब्द कहे और धमकियां दी। हालांकि उसने पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा का ख्याल रखते हुए चुप्पी साध ली थी और मधु की बातों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मन का बोझ अब और सहा नहीं जा रहा था। सोनू ने गायत्री पर गुस्सा होने या मामले को दबाने के बजाय माफी मांग ली और मधु से सारे संबंध तोड़ने का वादा किया। उसने ये भी बताया कि अब वो मधु के ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है। कुछ चीजें मधु के पास थीं जिनकी वजह से उसके व्यवहार में बदलाव आया था। इस रहस्य के बारे में सोनू ने और कुछ नहीं बताया और इसे अपने तक ही सीमित रखने की कसम ली। गायत्री ने पुलिस को भी यही सारी बातें बताईं। पुलिस के लिए गायत्री की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इससे हत्या की गुत्थी सुलझाने में मदद मिली। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर गायत्री का जीवन उजड़ चुका था। उसकी मेहंदी अभी ताजा थी और मांग में सिंदूर, जो सुहाग का प्रतीक होता है, अब अर्थहीन हो गया था। शादी से पहले जो सपने उसने देखे थे वे सब खो गए। 4 दिन पहले की खुशियों की चांदनी एक पल में उजड़ गई। जिस घर में अभी कुछ दिन पहले ढोलक की थाप और विवाह गीत गूंज रहे थे, वहां अब सन्नाटा, चीख पुकार और सिसकियों का माहौल था। पति को खो चुकी गायत्री अपने दुख और घरवालों के तानों से मानसिक तनाव में थी। इसी बीच पुलिस ने संदेह के आधार पर मधु पटेल को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया। मधु सिर्फ 12वीं तक पढ़ी थी, लेकिन महिला पुलिस अधिकारी ने उसे धीरे धीरे अपने सवालों में उलझाया और अलग अंदाज में पूछताछ शुरू की। पूछताछ में धीरे धीरे सामने आया कि मधु और सोनू के बीच पूर्व में प्रेम संबंध थे। पुलिस के पास मौजूद ऑडियो और सबूतों ने मधु को सच बताने पर मजबूर किया। मधु ने आखिरकार माना कि वो सोनू की हत्या से जुड़ी है। मधु की जानकारी में ये बताया गया कि सोनू के साथ उसका संबंध अनैतिक था और उस रिश्ते में बदले और दबाव की भावना भी थी। इसी आधार पर पुलिस ने सोनू की हत्या का पूरा मामला समझा। इस तरह मधु की स्वीकारोक्ति और उसके बताए गए तथ्यों ने सोनू की हत्या की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाई और पूरे मामले का ढांचा सामने आया। मधु पटेल मढ़ई गांव की रहने वाली थी और नारायण पटेल की बेटी थी। उसके परिवार और सोनू के परिवार के बीच अच्छे रिश्ते थे। 2019 में उनके बेटे साहिल की शादी सोनू की बहन निधि से हुई थी। दोनों परिवार खेतीबाड़ी में आपस में सहयोग करते और एक दूसरे की मदद करने को हमेशा तैयार रहते थे। सरकारी अनाज केंद्र पर धान और गेहूं की बिक्री के दौरान सोनू अक्सर मधु के घर जाता। साहिल की छोटी बहन मधु चंचल, मजाकिया और आकर्षक लड़की थी। वो खुलकर बातें करती और किसी से भी हिचकिचाती नहीं थी। सोनू जब भी बहन की ससुराल आता, मधु उसकी बहुत मेहमान नवाजी करती। दोनों के बीच हंसी मजाक का रिश्ता था और इसी दौरान धीरे धीरे उनके बीच प्रेम का संबंध भी विकसित हो गया। एक बार मधु अपनी भाभी के साथ सोनू के घर आई हुई थी। उसी समय कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लग गया और आवागमन बंद हो गया। इसके चलते मधु को भाभी के घर ही रुकना पड़ा। इस दौरान सोनू और मधु के बीच प्रेम और भी गहरा हो गया। दोनों पर घर के दूसरे लोगों की नज़र बनी रहती थी, इसलिए वे अक्सर अकेले रहने की कोशिश करते। मौका मिलने पर साथ में खेतों की ओर निकल जाते या पास के जंगल में अकेले समय बिताते थे। एक दिन दोपहर का समय था। घर के लोग पास के गांव में किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे और निधि खाना बनाने में लगी थी। सोनू और मधु कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। हंसी मजाक और बातचीत का दौर चल रहा था और वे कोरोना काल में शादी और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चर्चा कर रहे थे। धीरे धीरे माहौल रोमांटिक हो गया। सोनू ने मधु के गाल और होंठ छूते हुए अपनी भावनाओं का इजहार किया। मधु शुरू में शर्मिंदा हुई और हाथ झटका, लेकिन दोनों के बीच प्रेम और अपनापन बढ़ गया।
उन्होंने एक दूसरे से प्यार की बात स्वीकार की और गले मिलकर अपने जुड़ाव को महसूस किया। सोनू ने मधु से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मधु ने समझाया कि पहले परिवार को राजी करना जरूरी है। सोनू ने भावुक होकर कहा कि वो सभी रीति रिवाजों को तोड़कर भी मधु को पाने की कोशिश करेगा और दोनों जीवन भर साथ रहेंगे। इसी बीच सोनू की बहन ने कमरे में आवाज लगाई और रोजमर्रा की बातों को याद दिलाया, जिससे उस पल की गर्मजोशी में थोड़ी विराम आ गया। सोनू के जाने के बाद मधु उसके ख्यालों में खो गई। कहते हैं कि इश्क का असर लाख छिपाने पर भी नहीं छुपता, और यही सोनू और मधु के साथ हुआ। उनका प्रेम धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों की नजरों में आ गया। सबसे पहले निधि को ये बात पता चली। उसने दोनों को शादी करने से साफ मना कर दिया। कहा गया कि ऐसा होने पर दो परिवारों की इज्जत समाज में गिर जाएगी और गोत्र के नियमों के अनुसार ये शादी गलत होगी। इससे भविष्य में परिवारों के बीच कलह हो सकती थी और उसकी खुद की शादीशुदा जिंदगी भी प्रभावित हो सकती थी। इस खबर के बाद मधु को लेकर उसकी ससुराल चली गई और मिलने जुलने पर रोक लगा दी गई। जब प्यार पर पाबंदी बढ़ी तो सोनू और मधु ने मोबाइल वीडियो कॉल के माध्यम से ही अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ दोनों परिवार अलग अलग शादी के इंतजाम में लगे रहे। मधु का रिश्ता पार्टी गांव के विजय पटेल के साथ तय कर दिया गया और सगाई भी हो गई। इसके बाद सोनू अचानक बदल गया। वो मधु से मिलने और बात करने से कतराने लगा। वहीं उसकी शादी भी कटनी जिले के बासना गांव की गायत्री पटेल से तय हो चुकी थी। मधु सोनू की उपेक्षा से काफी परेशान रहने लगी थी। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसने पहले सोनू के साथ प्यार और मोहब्बत की कस्में खाई थीं। फिर भी उसने अपने मन को संभाल लिया और नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करने लगी। वो विजय के साथ अपनी शादी और भविष्य के सपने सजाने लगी। लेकिन सोनू को भूल पाना मधु के लिए आसान नहीं था। उसके लुभावने शब्द, वीडियो कॉल में की गई ख्वाहिशें, मीठे चुंबन और पास बिताए गए पल, इन यादों को मधु चाहकर भी नहीं भुला पा रही थी। हत्या की घटना से लगभग 4 महीने पहले सोनू मधु के घर गया। दोनों की शादी अलग अलग जगह तय हो जाने के बाद मिलने जुलने की पाबंदी में थोड़ी ढील मिली थी। इसी दौरान सोनू ने अवसर का फायदा उठा के मधु के साथ एक बार फिर अंतरंग संबंध बनाए और इसका वीडियो भी बना लिया, जिसे उसने मधु के व्हाट्सएप पर भेजा। मधु इस हरकत से दुखी हो गई और उसने उस वीडियो को हमेशा के लिए डिलीट करने की विनती की। लेकिन सोनू का मन कुछ और ही सोच रहा था। उसने इस वीडियो को ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया और मधु से लगातार यौन संबंध बनाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। मधु बार बार समझाती रही कि उसकी शादी होने वाली है और सोनू की शादी भी तय हो चुकी है। वो कहती रही कि क्यों ना दोनों अपने अपने नए जीवन की शुरुआत करें। सोनू ने धमकियों के जरिए मधु को नियंत्रित करना जारी रखा। इसी बीच सोनू की शादी 12 मई 2021 को हो गई, जबकि मधु की शादी की तारीख लॉकडाउन के कारण पक्की नहीं हो पाई थी। 14 और 15 मई को सोनू ने लगातार मधु को फोन किया और मिलने का दबाव बनाया। उसने कहा कि यह अंतिम मौका है और मधु को उससे मिलना चाहिए। मधु ने शर्त रखी कि वो आखिरी बार संबंध बनाएगी, लेकिन पूरी योजना और तरीका उसका होगा। उसने कहा कि मिलने की जगह और समय वो 16 मई को बताएगी और पुराने सभी वीडियो उसके सामने ही डिलीट होने चाहिए। इस प्रस्ताव ने सोनू को रोमांचित कर दिया और उसने तुरंत हामी भर दी। 16 मई 2021 की सुबह 10 बजे सोनू अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर मधु द्वारा बताई गई जगह सिद्धम मंदिर के पास पहुंचा। वहां उसने मधु को फोन किया, लेकिन पहले 3 कॉल रिसीव नहीं हुए। चौथे कॉल पर मधु ने कहा कि वो 8-10 मिनट में पहुंच रही है। थोड़ी देर में मधु अपनी बुआ की 16 वर्षीय बेटी निमिषा के साथ वहां आ गई। मधु ने सोनू के लगातार ब्लैकमेल और अश्लील वीडियो की वजह से उसे हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो अपने सम्मान और मानसिक शांति को बचा सकती है। 16 मई 2021 को मधु अपने पिता की मोटरसाइकिल पर सोनू से मिलने हारगढ़ जंगल गई। वो अपनी बुआ की बेटी निमिषा के साथ गई, जिसने इस योजना में साथ दिया। जंगल में मधु ने पहले सोनू को रस्सियों से बांधा और आंखों पर पट्टी बांधी। पास पड़े एक वजनी पत्थर का इस्तेमाल करते हुए उसने सोनू पर कई वार किए। हाथ पैर बंधे और आंखों पर पट्टी होने के कारण सोनू कोई बचाव नहीं कर सका। मधु ने गले की रस्सी कस दी और कुछ ही समय में सोनू की जान चली गई। इसके बाद उसने मृतक के हाथ पैर की रस्सियां खोलीं और आंखों की पट्टी हटा दी ताकि बाद में पहचान आसान न हो। मधु ने मृतक का एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल अपने बैग में रख लिए। जंगल से बाहर निकलकर उसने मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट तोड़ दी। इस दौरान उसकी घड़ी का फीता टूट गया, जिसे उसने बैग में रखा और टूटा हुआ हिस्सा झाड़ियों में फेंक दिया।
पुलिस जांच में मधु ने पूरी साजिश कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि सोनू द्वारा बनाई गई अश्लील वीडियो और लगातार ब्लैकमेलिंग से वो मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान थी। इसके बाद पुलिस ने मधु पटेल पर हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में आईपीसी की धाराएं 302 और 201 लगाई। उसे गिरफ्तार कर महिला जेल जबलपुर भेजा गया। निमिषा पर भी साक्ष्य छिपाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 201 लगाई गई और उसे बाल कारागार गृह शहडोल भेजा गया। इस मामले ने परिवार और समाज में गहरा सन्नाटा फैला दिया, क्योंकि प्रेम, विश्वास और धोखे की एक त्रासदी ने एक युवा जीवन को हमेशा के लिए छीन लिया। इस कहानी ने दिखाया कि प्यार और विश्वास का गलत इस्तेमाल कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर आप इस मामले को पढ़कर हैरान या सोच में पड़ गए हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका क्या नज़रिया है? क्या आप सोचते हैं कि मधु का कदम सही था या इससे बचा जा सकता था?